गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं इन्फी त्रिपाठी एंड टीचर्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आईसीटी क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में आपको पता है, शून्य से शिखर तक आपकी सीरीज़ चल रही है और शून्य से शिखर तक की सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्पेशली आपको 2018 से 2023 तक के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 2018 के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 2014 से भी 14, 15, 16, 17 में भी पूछे गए हैं। इस वजह से आप ये सोचें कि 2018 से 23 तक नहीं, हम 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग पार्वती जी, चंद्रिका जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका ओके। क्वेश्चन नंबर 1 to हमने कितना कर लिया था, 1 से लेके जस्ट अ सेकेंड, आई गेस 20 क्वेश्चंस हो चुके थे। उसके बाद के क्वेश्चंस हमें करने हैं, है ना। 20 क्वेश्चंस तक हम कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, दिस वन, 17, 19 एंड 20। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 से हमें स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, एक बार जाके आप लोग प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। एक वायरस हॉक्स वायरस की मिथ्या सूचना प्रदायी संचेतक ईमेल है। जब आपको निम्नानुसार एक वायरस हॉक्स प्राप्त होता है तो उचित कार्यवाही क्या होगी। क्या हॉक्स प्राप्त हुआ है आपको, विषय सब्जेक्ट क्या है, चेतावनी। आपके कंप्यूटर में एक नए वायरस का पता चला है। आप अपने हार्ड डिस्क को तत्काल फॉर्मेट करें और सभी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करें। कुछ इस तरह का मैसेज आप लोगों ने देखा होगा अपने सिस्टम पे। इस तरह करके कुछ वार्निंग बना आता है कभी कभी, है ना। या फिर आपके सिस्टम में साफ साफ एक पॉपअप बॉक्स आता है और इसमें लिखा रहता है कि आपके सिस्टम में बहुत सारे वायरस आ गए हैं, इसको फॉर्मेट करें या क्लीन अप करें। इस तरह से अचानक से पॉपअप, आप कोई वेबसाइट खोल रहे हैं और अचानक से आपको पॉपअप दिख रहा है, वार्निंग दिख रही है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं हॉक्स। इसको बोला जाता है हॉक्स। और अब जैसे ही ये हॉक्स डिटेक्ट होगा, आपको क्या करना है। ऑप्शन है इस ईमेल की अनदेखी करना, दूसरा है प्रेषक को उत्तर देना, तीसरा है अपने मित्रों को यह मेल अग्रेषित करना और चौथा है तत्काल अपना हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना और सभी सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करना। हॉक्स आता है तो ये एक तरह का मालवेयर है। अब अगर आपके पास कोई मालवेयर या कोई ऐसी जो बरगलाने वाली जानकारी है, जो आपकी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश है, आप कोई वायरस इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, तो इस तरह के मैसेजेस को हम उत्तर नहीं दे सकते, हम अपने दोस्तों को नहीं भेज सकते, हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। इस वजह से ये तीनों ही ऑप्शन गलत होंगे। हम इसकी अनदेखी करेंगे और बैक होके आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। 2 सेट दिए गए हैं आपको, इन दोनों सेट को हमें मैच करना है। सेट 1 में है DPI, CRT, NIC और CD-ROM और इस तरफ इसकी कुछ जानकारी लिखी है। हो सकता है आपको सबके फुल फॉर्म नहीं पता हो, सबके बारे में नहीं पता हो, बट कुछ पता होगा और उससे आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम DPI की बात करते हैं, डॉट पर इंच। DPI डॉट पर इंच कि 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे, राइट। DPI आपका जो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स की क्वालिटी मापने के लिए भी आपका DPI यूज़ किया जाता है कि 1 इंच में, जैसे आपका जो प्रिंटर है, आपने देखा होगा प्रिंटर में ऐसे भी प्रिंट हो सकता है। जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसे प्रिंट होता है, राइट। और यही पिक्सल अगर पास होंगे, 1 इंच में अगर ज़्यादा पिक्सल होंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी। कुछ भी लिखेंगे, पिक्सल्स अगर पास हैं, क्योंकि पिक्सल से ही मिलकर आपके पूरी स्क्रीन बनी है, तो उस पिक्सल्स पे जो डॉट्स हैं वो अगर पास होंगे तो जो भी शब्द होगा वो ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। और डॉट्स अगर पर इंच डॉट कम हैं तो आपके जो लेटर्स हैं वो कम क्वालिटी, उनकी क्वालिटी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो डॉट पर इंच आपके प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए, प्रिंटिंग क्वालिटी मापने के लिए यूज़ किया जाता है।
यहाँ पे क्या है, एक लेज़र प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप करता है। रेजोल्यूशन मतलब कि उस स्क्रीन का क्या रेजोल्यूशन है, मतलब वो उसके पिक्सल्स पास पास हैं या उसके पिक्सल्स दूर दूर हैं। रेजोल्यूशन क्या दिखाता है कि आपके स्क्रीन पे पर इंच कितने पिक्सल्स हैं, पर इंच कितने पिक्सल्स हैं, 1 इंच में कितने पिक्सल्स हैं, या 1 इंच में कितने डॉट्स आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी स्क्रीन किससे बनी हुई है, पिक्सल से, और जितने ज़्यादा पास पास पिक्सल होंगे उतनी ही इमेज आपकी क्या होगी, क्लियर होगी, राइट। और जितना दूर दूर होगी इमेज आपकी ब्लर होती, जितने ही बड़े पिक्सल्स होंगे इमेज आपकी ब्लर होती जाएगी। तो DPI आपका फर्स्ट है, फर्स्ट। सेकेंड की अगर बात करें CRT क्या है, मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब इसकी फुल फॉर्म है, और ये एक टाइप है मॉनिटर का। तो सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड, बी का थर्ड। NIC आपका क्या है, एक नेटवर्क कार्ड है। क्या है, एक नेटवर्क कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में जोड़ने के लिए आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट NIC आपके सिस्टम पे लगा हुआ आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ। एंड CD रोम क्या है, रीड ओनली स्टोरेज का उदाहरण है। ठीक है, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। ऐसी CD जो सिर्फ और सिर्फ उस पर रीड किया जा सकता है, उस पर राइट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक बार राइट कर दिया गया, अब आप उसको बार बार रीड कर सकते हैं। CD रोम का क्या हो जाएगा, सेकंड। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 23rd। ICT के बारे में क्वेश्चन है। ICT सूचना। अब एक चीज़ देखें कि आपने सिर्फ 4 सेट सॉल्व किए हैं, कल हमने सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 4 सेट सॉल्व किए हैं। उस 4 सेट में आप देख रहे होंगे कि कितना रिपीटिशन मिल रहा है। CD रोम के बारे में आप पढ़ चुके हैं, CRT के मॉनिटर के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ICT के बारे में आप पढ़ चुके हैं। कई क्वेश्चंस पढ़ने का मतलब कई क्वेश्चंस आप पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। ICT के बारे में फिर से एक क्वेश्चन आ गया। ICT सूचना और प्रतिभाग आधारित प्रौद्योगिकी का शब्द संक्षेप है, यानी सूचना और प्रतिभागिता से संबंधित प्रौद्योगिकी जैसे कंप्यूटर और इंटरनेट। तो ICT क्या है, अब्रीविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी, बट ICT की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। संप्रेषण, जानकारी के साथ साथ, इंफॉर्मेशन के साथ साथ जब संप्रेषण भी टेक्नोलॉजी द्वारा पॉसिबल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जैसे ही कोलैबोरेशन वर्ड आया, ये अपने आप गलत हो गया। दूसरा है ICT तक प्रभावी पहुँच वाले लोगों और अत्यंत सीमित अथवा शून्य पहुँच वाले लोगों के बीच अंतर को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, डिजिटल डिवाइड भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ आप लोग प्लीज़ मॉनिटर करिए कि सिर्फ 20 प्रश्न हमने हल किए हैं, और आप देखें कि किस तरह से एग्जामिनर आपके क्वेश्चंस को रिपीट करता है। सिर्फ भाषा थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। डिजिटल डिवाइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिजिटल डिवाइड आपका 2018 में कई बार पूछा गया है। तो इसी तरह से हर टर्म आपके कई बार पूछे जाते हैं। जैसे ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, और ये 2019 में भी मिलेगा, 2020 में भी मिलेगा, 21 में भी मिलेगा, आपको आगे मिलते रहेंगे। तो ICT तक प्रभावी पहुंच वाले और अत्यंत सीमित, जो अर्बन और रूरल एरिया का जो गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही। तो केवल Q ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण, प्रबंधन व अवधारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, क्या कहलाता है? The computer software that runs a computer including scheduling tasks, managing storage and handling communication with peripherals is called। कंप्यूटर का वो सॉफ्टवेयर जो उसको मैनेज करता है, जो आपकी हेल्प करता है कि जो स्टोरेज है उसको मैनेज करता है, टाइम को मैनेज करता है, कौन सा काम पहले होगा कौन सा काम बाद में होगा उसको मैनेज करता है। मतलब मैनेजमेंट वाला काम कौन करता है? तो मैनेजमेंट वाला काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
कल की क्लास याद करिए, कल भी हमने ये डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मैनेजमेंट का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कल की क्लास में डिवाइस ड्राइवर पूछा था। अब अगेन फिर से मैं दोहराऊंगी कि आपसे जो प्रश्न पूछा, जैसे ये प्रश्न पूछा है, अब इस प्रश्न को आपने हल किया, साथ में 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शन, एक तो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ से मिल गया, दूसरे जो 3 ऑप्शन है वो भी कुछ ना कुछ मीनिंग है उनकी, तो उसके बारे में भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे, राइट। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन के जो ऑप्शन गलत हुए हैं उस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है, उन पर भी एक बार नज़र डालें, और अगर वो कुछ अलग दिख रहे हैं आपको तो एक बार सर्च करें या किताब से पढ़ें। इससे क्या होगा, आपको उसके बारे में भी उसी समय जानकारी मिल जाएगी, और जब आप आगे उस क्वेश्चन के बारे में या उसके बारे में कुछ पूछा जाएगा तो आपको आसानी रहेगी, आप फेमिलियर रहेंगे। ये प्रश्न तो मुझे आता है, ये इसका आंसर मैंने पहले ही देखा है, राइट। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो हमने डिस्कस किया था पेरिफेरल डिवाइसेस को। देखो मैनेज कौन करता है पेरिफेरल्स को? बाह्य उपकरण को के मैनेजमेंट का काम, कि कौन सी डिवाइस कैसे चलेगी, कब चलेगी, ये सब काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे चलेगी और किस ड्राइवर से चलेगी, कैसे चलेगी में ये भी आता है ना कि किसके द्वारा चलेगी, तो वो जो द्वारा है वो क्या है? डिवाइस ड्राइवर, राइट। कि डिवाइस का सॉफ्टवेयर है कि नहीं, अगर नहीं है तो एरर कौन दे रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कि डिवाइस का ड्राइवर हमारे पास नहीं है, ये डिवाइस नहीं चल पाएगी, राइट। तो मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, डिवाइसेस को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स आपके यहाँ पर हैं। एप्लीकेशन सूट, एप्लीकेशन सूट आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, राइट। जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS पेंट हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गई, वन नोट, वन ग्रुप, आउटलुक, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सूट के। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपकी एक शॉर्ट रेंज वाली, छोटी रेंज वाली टेक्नोलॉजी है जो कि पर्सनल यूज के लिए आप यूज करते हैं, राइट। तो ये भी ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन आपके लिए अभी नया है क्योंकि हमने सिर्फ 20 प्रश्न हल किए हैं और ये आपका सामने पहली बार आ रहा है जिसमें फाइल फॉर्मेट्स पूछा गया है। लेकिन अगर ये आपने पढ़ लिया तो आगे आपके लिए फाइल फॉर्मेट आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी, आपको एक ही प्रश्न से बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। निम्नांकित सूची में विविध प्रकार के कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट दिए हैं। निम्नांकित में से कौन पूर्णतः ग्राफिक फाइल फॉर्मेट के लिए समर्पित है? मतलब इमेज, ग्राफिक फाइल फॉर्मेट का मतलब होता है कौन सा इमेज के लिए पूर्णतः समर्पित है, किसमें सिर्फ और सिर्फ इमेज फाइल है, बाकी और कोई फाइल नहीं है। अब फाइल फॉर्मेट क्या होता है? फाइल फॉर्मेट ये बताता है कि आपकी फाइल किस टाइप की है। जैसे कंप्यूटर में एक, आपको कैसे पता चलता है कि ये इमेज फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये PDF है? क्योंकि उसका आइकन देखते ही पता चल जाता है, उसके आइकन से पता चलता है। और उसका आइकन कैसे बन के आता है? जब हम उसको सेव करते हैं teachersacademy.pdf तो वो PDF का आइकन बन जाएगा। teachersacademy.jpeg तो वो इमेज बन जाएगी। तो वो जो लास्ट में JPEG और PDF है ये बताता है कि ये किस प्रकार की फाइल है, उसको हम बोलते हैं फाइल फॉर्मेट। अब यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन से फाइल फॉर्मेट है? GIF, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा है JPEG, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो ये दोनों ही आपके इमेज फाइल फॉर्मेट है। लेकिन DOC, डॉक फाइल क्या है? आपकी एक डॉक्यूमेंट फाइल है। वर्ड फाइल कैसे सेव होती है? .doc से, राइट। और ये एक डॉक्यूमेंट फाइल है, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड है PNG, GIF और JPEG। PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, GIF की फुल फॉर्म है ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट एंड JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे ये तीनों ही PNG, GIF, GIF एंड JPEG तीनों ही आपके क्या है? इमेज फाइल फॉर्मेट है। एक चीज और बता दूं, जब आपको बिना बैकग्राउंड की फाइल बनानी होती है, जिसके पीछे बैकग्राउंड ना रहे, तो आप PNG टाइप की फाइल बना सकते हैं। GIF फाइल जो आप 2 सेकंड 3 सेकंड का वीडियो देखते हैं, जैसे आपको थैंक यू बोलते हुए या हेलो बोलते हुए, हाय बोलते हुए कुछ ऐसी इमेजेस दिखती हैं इमोजी के साथ
वाले ऑप्शन में जो आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं, इंस्टाग्राम पे आती हैं, उनको हम बोलते हैं गिफ फाइल। वो इमेज में ही आती है, वो वीडियो में नहीं आती। और जेपीजी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कॉम्प्रेस्ड रूप में रखी होती हैं, मतलब इमेज को कॉम्प्रेस रूप में रखती हैं। कभी भी आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे देखिए तो आपको स्पेशली मेंशन किया जाता है कि जो फाइल फॉर्मेट हो वो जेपीईजी या जेपीजी ही हो। क्यों? क्योंकि जेपीईजी या जेपीजी किसी भी इमेज को कॉम्प्रेस करती हैं बिना उसकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए। और किसी भी इमेज को कॉम्प्रेस करने का मतलब है कि वो कम स्टोरेज घेरेगा या कम स्थान घेरेगा। और जब आप कोई भी चीज़ इंटरनेट पे डाल रहे हैं या इतने सारे फॉर्म फिल किए जा रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा कम से कम स्थान घेरे आपका फॉर्म, आपकी इमेज, उतना ही सही है, राइट। चलें, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे HTML, ये भी एक आपकी इमेज फाइल है। TIFF, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, TIFF की फुल फॉर्म है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। जब प्रॉपर क्लास होगी वहाँ पे ये सब मिल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक वेबसाइट बनाने की लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वो भाषा है इंटरनेट पर जब वेबसाइट्स बनाई जाती हैं उसके लिए। नेक्स्ट, इसमें भी TIFF एंड PNG इमेज फाइल है, बट XLS आपकी एक एक्सेल शीट फाइल है, ठीक है, वो एक एक्सेल सीट है, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका क्या होगा, गलत। अब एक चीज़ तो आपको पता चली कि इमेज फाइल कौन कौन सी है, साथ ही ये भी पता चला कि ये एक्सेल फाइल फॉर्मेट है, ये एक HTML वेबसाइट का जो कोड लिखते हैं हम, भाषा, वेबसाइट की जो भाषा है HTML है, उसकी लैंग्वेज है। डॉक्यूमेंट आपका DOC ये अलग है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि दशमलव संख्या 53 का युग्म समतुल्य इतना है तो संख्या 50 का युग्म समतुल्य होगा। ये सिंपल आपसे बोल रहे हैं कि अगर 53 को हम ये बोलते हैं तो बाइनरी में 50 को क्या बोलेंगे। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, हम 53 ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि हम 50 को क्या बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। अगर आपको 53 का ये लग रहा है तो आप आसानी से 50 का भी निकाल सकते हैं, राइट। इसी से आप 50 का निकाल सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल देखें, इन्होंने पूछा है 50 का डेसिमल क्या हो, 50 का बाइनरी क्या होगा, बस इसके अलावा और कुछ मत सोचिए, राइट। और आप सीधा, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भाग विधि द्वारा 50 का बाइनरी निकाल लीजिए। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जा रहा है तो शेषफल यहाँ पे 0 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, जो शेष बचता है, शेषफल 0 लिख दिया। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना बच गया, 1 बच गया, 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर से इसको 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, कितना बचा, 0। फिर 2 से भाग कर दीजिए, 2 तियाँ 6, कितना बचा, 0। फिर यहाँ पे हम 2 से भाग करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, कितना बचा, 1। और इस 1 को यहाँ पे हम लिख देंगे, नीचे से ऊपर हम लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 1 1 0 0 1 0। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका आंसर, 1 1 0 0 1 0। अब इसमें कौन सा मैच कर रहा है, सेकंड, राइट। और थोड़ा सा आप एडवांस हो गए हैं या फिर थोड़ा सा आपको बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी नहीं, तो अब आपके पास ये दिया गया है तो इसी पे लिखिए 1 2 4 8 16 32। तो आपको पता है 32 16 को जोड़ने पर कितना आ गया, 48, राइट। और अब 48 में कितना जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 2। तो सिर्फ 2 की जगह पे 1 लिख दीजिए, बाकी सब जगह पे 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। जब क्लासेस होंगी तो ये हम आसानी से सीखेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद समूह का हिस्सा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट सूट का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। माइक्रोसॉफ्ट सूट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सूट आपका है कि ऐसा एक एप्लीकेशंस का एक आप कह सकते हैं संग्रह, कि बहुत सारे कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशन को एक पैकेट में डाल दिया गया, एक साथ लेकर आए और बोला कि ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट सूट। सूट का क्या मतलब होता है कि जब आपको
पूरा पैकेज मिलता है कि आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपको आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको कोई फाइल बनानी है, वर्ड फाइल बनानी है, तो आपके पास है MS वर्ड। अगर आपको कोई पावर पॉइंट बनाना है तो आपके पास है MS पावर पॉइंट। अगर आपको कोई एक्सेल शीट मेंटेन करनी है तो आपके पास है MS एक्सेल। आपको कोई मैसेज भेजना है, ईमेल भेजनी है, तो आपके पास है MS आउटलुक। आपको कोई नोट लिखना है तो आपके पास है MS वन नोट। इसी तरह से MS ग्रूव है, MS स्प्रेडशीट है, और भी बहुत सारे MS एक्सेस है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इन सबको एक ही पैकेट में डाल के दे दिया जाता है, एक ही आप कह सकते हैं सूट में डाला जाता है। बहुत सारे एप्लीकेशन को कंबाइन करके एक सूट बोला जाता है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस वजह से ये इसमें नहीं आता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये तीनों गलत हो जाएंगे और ये आपका सही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सूट में नहीं आता। नेक्स्ट आपका है इंटरनेट की शुरुआत किसके विकास से हुई? इंटरनेट आपका लगभग 1962 में पहले अमेरिका ने स्टार्ट किया था, आरपा नेट। सबसे पहला नेटवर्क इसमें 4 कंप्यूटर को जोड़ के बनाया गया था, आरपा नेट। फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और ये मेन बनाया गया था रिसर्च साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। वो लोग कुछ रिसर्च का काम कर रहे थे और दिक्कत ये आ रही थी कि कई बार एक ही साइंटिस्ट पूरे दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे, मतलब एक साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहा है और सेम टॉपिक पे दूसरा साइंटिस्ट भी रिसर्च करता था। और लास्ट में जब रिजल्ट मैच किया जाता था या एक हफ्ते बाद जब रिजल्ट मैच किया जाता था तो ये पता चलता था कि 2 लोगों ने सेम टाइम पे सेम काम किया, और इससे क्या हुआ, जो टाइम है वो भी कंज्यूम हुआ और रिजल्ट भी एक ही मिला हमें। तो इसके लिए क्या हुआ कि 4 कंप्यूटर में अलग अलग काम करते थे, तो उन्होंने किया इसको चारों को आपस में जोड़ देते हैं और एक ही जगह पे डेटा रख देते हैं। अब अगर ये इस कंप्यूटर पे कोई एक साइंटिस्ट काम कर रहा है, वो भी डेटा यहीं से शेयर करेगा, कुछ करने के बाद सेव करेगा तो भी यहीं सेव हो रहा है। मतलब ये डेटा क्या है, सबके पास शेयर है। कुछ काम करना है, उसने उठाया, इस पे काम किया, फिर इसी में सेव कर दिया। अब कोई भी, जैसे इसको कुछ काम करना है साइंटिस्ट को, तो अब ये क्या करेंगे, देखेंगे कि किस टॉपिक पे काम अभी नहीं हुआ है और उसी टॉपिक को उठाएंगे, राइट। इस तरह से थोड़ा सा रिसर्च वर्क और फास्ट हो गया। नेक्स्ट आपका है RFID किसका शब्द संक्षेप है? RFID का शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म आपसे पूछा है। पहला है रोमिंग फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, या रन टाइम फ्रीक्वेंसी, या रिमोट फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। ये भी आपका शॉर्ट रेंज में ही काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी भी शॉर्ट रेंज में ही काम करता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, राइट। तो RFID की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? ब्लूटूथ आपका किसका उदाहरण है? कल हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना था। सी फिर से आपको वो नाम दिख रहे हैं, और यहाँ पे एक नाम और आपके पास आ गया, पैन। अगर कल आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा होता, जैसे अगर आप अपने आप से पढ़ रहे होते और डिटेल में पढ़ते, 5 मिनट और देते, तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ साथ आप PAN भी पढ़ते, CAN भी पढ़ते, HAN, SAN, सारे नाम पढ़ते, जैसे PAN, SAN, HAN, CAN, ये सारे नेटवर्क्स भी होते हैं। PAN की फुल फॉर्म है पर्सनल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क।
इसकी फुल फॉर्म है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्लास में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, जिससे कि एक बार अगर आपने 20-25 दिन की जो भी क्लासेस होती हैं, अगर आपने क्लासेस ले ली, उसके बाद आपको ये पेपर बहुत आसान लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक एक टर्म की मीनिंग आपको पता हो। यूजीसी नेट में स्पेशली पूछा जाता है होम एरिया नेटवर्क, और इसका मतलब है कैंपस एरिया नेटवर्क। डिटेल में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात। तो ब्लूटूथ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है, तो ये पर्सनल नेटवर्क। ब्लूटूथ और वाईफाई आपका PAN में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में आता है। चलें, नेक्स्ट है PDF। देखें, कभी भी कोई भी प्रश्न आपका सही है, आप प्रश्न सही करते हैं, उसका आंसर सही करते हैं, तो हमेशा याद रखिए आपका तुक्का सही हुआ है या आपको वो कॉन्सेप्ट आता था इस वजह से सही है। अगर तुक्का सही हुआ है तो प्लीज़ उसको सही ना माने, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है और आपको घुमा दिया जाए, राइट। तो हमेशा कभी भी क्वेश्चन सही हो तो तुक्का सही है तो उसको प्लीज़ एक बार जाके देख लें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बिहाइंड द सीन आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि बिहाइंड द सीन क्या है वो जानने की, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट। नेक्स्ट है PDF की फुल फॉर्म डॉक्यूमेंट। बहुत ज़्यादा नहीं बताना है, डॉक्यूमेंट के लिए आपका होता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट किसके बराबर है? 1 आपको शायद नहीं पता कि 1 टेराबाइट 1000 होता है, राइट। हो सकता है सिर्फ ये याद हो आपको कि 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। अब 1 TB में 1024 GB होते हैं, बस खत्म। हो सकता है ये डायरेक्ट ना दिया होता, राइट। ये जो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है, ये डायरेक्ट ना देके इन्होंने ये गीगाबाइट की जगह पे 1024 गुणे 1024 किलो। तो अब फिर से आप प्रीवियस क्वेश्चन याद करेंगे, आपको याद आएगा कि आपको 1 GB में कितने KB हो जाएंगे? 1024 गुणे 1024 किलो बाइट। आपका ये आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो हर तरह से आपके आंसर सही होने चाहिए, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखा है तभी सही होगा, अगर इस तरह से भी लिखा है तो भी आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन है मेमोरी यूनिट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर साल अभी भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है -23 का युग्म समतुल्य बाइनरी इक्विवेलेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट प्रणाली का प्रयोग बताना है। -23 का बाइनरी, बस बाकी ये टूज कॉम्प्लीमेंट और ये सारी चीजें ये बाद में की बात बता। हम करें 23 का निकालने। 23 को आप बाइनरी में क्या कहते हैं? सबसे इसको दे सकते हैं ऐसे, एक बच गया, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 0 बच गया, पर आप लिख देंगे 101, राइट। हो गया प्रॉब्लम? चले, अब तो आवाज नहीं फंस रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 16 + 8, यहाँ पे है 1 then 0 then 1 1 and 1, ठीक है। ये हो गया आपका 23। जस्ट अ सेकेंड,
16 एंड 8, नहीं दिस वन, ये थोड़ा सा यहाँ पे 1 0 1 1 1 नहीं, 2 यहाँ पे 11 दूनी 22, 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 दूनी 4, 1 हो गया, 2 1 कम 2 0, तो ये आपका क्या आ जाएगा 23, 1 2 4 8 16 10 24 यहाँ पे, तो 24 आ गया, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, 16 + 4 20, जस्ट अ सेकेंड, ये जो मैंने लिखा है ये यहाँ से गलत किया मैंने, ये 1 0 1 1 1, ये ऐसे होगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो 16 4 2 1, राइट, 1 0 1 1 1, ये हो गया आपका 23 का। अब जब आपको ये पता चल गया कि ये 23 है, तो आपको क्या करना है, तुरंत इसको उलट दीजिए, 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 लिख दीजिए, इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या कर दिया, इसको हम बोलते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, पहला पूरक या एकल पूरक भी इसको कहा जाता है। अब इसमें आप क्या जोड़ दें, 1, जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 1 0, इसको हम बोलते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट या द्वितीयक पूरक, ठीक है, या द्विपूरक, जो भी आप कहना चाहें इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, -23 का क्या हो जाएगा 0 1 0 0 1। ये प्रोसेस याद कर लीजिए आप लोग कि अगर कोई भी नंबर है माइनस में है तो सबसे पहले उस नंबर का बाइनरी निकालेंगे, उस नंबर का बाइनरी निकालने के बाद हम उसमें जहाँ पे 1 है उसको 0 और जहाँ पे 0 है उसको 1 करेंगे और उसमें क्या जोड़ देंगे, 1। जैसे ही आप 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, बी, राइट। चलें, नेक्स्ट है डीएनएस का अर्थ है, डीएनएस कल ही हमने डिस्कस किया था। अब देखें कल के जो पेपर हमने डिस्कस किए थे 4 या 5 सेट जो भी था उसी में डीएनएस आपका आ गया था। तो अगर 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो आगे के 4 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल गए जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सिर्फ 20 प्रश्न पढ़ने पे आगे के 20 में से 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सोचिए अगर आपने 100 प्रश्न पढ़ लिए तो क्या आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपना। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है तो आप बहुत आसानी से आगे की चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम सिस्टम क्या है मैंने बताया है आपको, जैसे फ़ोन डायरेक्टरी होती है आपकी, कि आपका जो नंबर है वो डायल होता है, आप क्लिक करते हैं किसी के नाम पे और डायल क्या हो रहा है, नंबर। उसी तरह से वेबसाइट्स में भी आप लिखते हैं www.google.com, लेकिन कनेक्ट किससे होगा, वो आईपी एड्रेस से होगा। और ये आईपी एड्रेस कहाँ पे रिजॉल्व होता है, डोमेन नेम सिस्टम पे रिजॉल्व होता है। तो 34 का बी। नेक्स्ट, कल मॉडम की भी बात आई थी। निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। अगर मेरे पास टाइम होता या फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे होते तो मॉडम की जैसे ही बात आई थी मैंने आपको सारी जानकारी मॉडम के बारे में बता देनी थी, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या हो जाता, आसान। अब इस क्वेश्चन के बाद आगे मॉडम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो पहला है 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। मॉडम एक नेटवर्किंग युक्ति है, तो बिल्कुल मॉडम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस ऐसी डिवाइसेस हैं जो नेटवर्क के लिए काम करती है, जैसे इंटरनेट पे कनेक्ट करने के लिए, या फिर इंटरनेट पे ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, या फिर इंटरनेट पे स्पीड बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए जो डिवाइसेस काम करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो ये आपकी एक नेटवर्किंग डिवाइस है। और मॉडम का क्या काम होता है, आप हमेशा किससे कनेक्ट करते हैं, जैसे अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आप मॉडम का यूज़ करते हैं, राइट। इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए मॉडम का यूज़ करते हैं। और मॉडम का क्या काम होता है, मॉडम का काम है जो बाहरी सिग्नल्स हैं वो एनालॉग सिग्नल है, और जो आपका कंप्यूटर समझता है वो 0 और 1 के भाषा में सिग्नल्स को समझता है, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स। तो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और डिजिटल सिग्नल्स को फिर से एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडम। तो बी क्या है, एक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे ही लैपटॉप खरीदते हैं मॉडम भी खरीदना ज़रूरत है कि वोल्टेज को स्टेबलाइज करना है।
राइट, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर तो नहीं है। नेक्स्ट है मॉडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो ए और सी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट। क्लियर है, चलें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संस्थिति या टोपोलॉजी नहीं है। टोपोलॉजी मतलब होता है कि संरचना, राइट, कि किसी भी नेटवर्क की संरचना कैसे की जाए। कोई भी नेटवर्क जैसे लैंड मैन वैन हम बनाते हैं तो कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाए, ये कौन बताता है, टोपोलॉजी बताती है उसकी संरचना कैसे की जाए। और इनमें से कौन सी संरचना नहीं है ये हमें बताना है। तो अगर आपको पता है कि कौन कौन सी संरचना होती हैं, एक होती है आपकी बस टोपोलॉजी, एक होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, एक होती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, नेक्स्ट इज मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये आपकी क्या है, टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सा नाम इसमें नहीं मैच कर रहे हैं, चेन टोपोलॉजी नहीं होती है, बाकी सारी आपकी क्या है, टोपोलॉजीज हैं। अब जब क्लास होगी तो इनके बारे में डिटेल में हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, और अभी तक जिसने भी यूजीसी फर्स्ट पेपर में एडमिशन नहीं लिया है, प्लीज़ टीचर्स एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए, दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल करके जानकारी लीजिए और एडमिशन लीजिए। पेड बैच आपके 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और उस बैच में आपको डिटेल में हर चीज़, ये जो क्वेश्चन आंसर्स आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपको हलवा लगने लगेंगे अगर एक बार आपने किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में क्लास ले ली तो। क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट टीचर आपको कई साल के एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने भी यूजीसी नेट में कई साल अपने दिए हैं, जिससे मुझे पता है कि पेपर का लेवल किस तरह से होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो यहाँ पे पढ़ाया हुआ होता है सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है, राइट। तो इस तरह के एक्सपीरियंस से टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ एडमिशन लीजिए, इंक्वायरी करिए, एक बार फ्री लाइव क्लासेस लीजिए। 5 बजे फिर से आपकी क्लास चलेगी जहाँ पे हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो उस क्लास को भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जो फ्री में कंटेंट मिल रहा है वो भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल है, तो इस वजह से फ्री वाला कंटेंट भी आप लोगों को देखना चाहिए, राइट। उससे आपको पता चलता है कि एक टीचर कितना रिलेट कर पाता है अपने सब्जेक्ट से। और ये क्लास तो आई गेस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एडमिशन लिया है, आपने एडमिशन नहीं लिया है, सबको ये क्लास देखनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी तैयारी को एक आधार मिलेगा कि किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी जानी चाहिए, राइट। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्लीज़ सॉल्व करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आप एडमिशन नहीं भी लेते हैं तो भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। अगर फीस के बारे में कोई जानकारी चाहिए या किसी चीज़ के बारे में भी कोई जानकारी चाहिए, आप प्लीज़ दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और सारी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। नेक्स्ट, 2 सेट दिए गए हैं ब्राउज़र, यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2। पहला है ब्राउज़र, दूसरा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा है ईमेल। और यहाँ पे उनके कुछ नाम दे दिए गए हैं। जैसे होता है ना कि हमने बोल दिया कि एक वेब ब्राउज़र है। अब वेब ब्राउज़र में बहुत सारे वेब ब्राउज़र है, आपके पास गूगल क्रोम भी है, आपके पास ओपेरा मिनी भी है, यूसी ब्राउज़र भी है। तो यहाँ पे ब्राउज़र और यहाँ पे कुछ उसका एग्जाम्पल दे दिया है, राइट। तो ब्राउज़र कौन सा है? आउटलुक क्या एक ब्राउज़र है? अभी हमने डिस्कस किया एमएस ऑफिस सूट में एमएस आउटलुक ईमेल भेजने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। डॉस, एमएस डॉस आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब नहीं चलता है डॉस, लेकिन जब विंडोज़ नहीं था तो लगभग 1997 की बात है, या 1995 या 97 के आसपास आपका एमएस डॉस आया था पहले। और डॉस पूरा का पूरा कमांड लाइन पे बेस्ड था। जैसे आप ग्राफिक्स देख रहे हैं ना, इस तरह का ग्राफिक्स नहीं था उसमें कि आपने डबल क्लिक किया और कोई भी चीज़ ओपन हो गई। वहाँ पे हमें कमांड लाइन इंटरफेस मतलब कमांड्स लिखनी पड़ती थी जब कोई भी चीज़ ओपन, कोई भी फाइल ओपन करनी है। तो एक इमेज फाइल भी ओपन करनी है तो उसका नाम उसके फाइल फॉर्मेट के साथ लिखेंगे, तब वो फाइल ओपन होकर आएगी। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है? एक वेब ब्राउज़र है।
और फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन आपकी एक लैंग्वेज है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड जनरेशन में ही सेकेंड और थर्ड जनरेशन में आपकी फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी। तो ब्राउज़र कौन सा निकला आपका? थर्ड वन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो फोर्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो डॉस, MS डॉस जिसको हम बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। एंड ईमेल भेजने की बात करेंगे तो आउटलुक। अब ईमेल भी सिर्फ आउटलुक से नहीं भेजा जा सकता, आपके पास गूगल का भी ईमेल है, याहू का भी ईमेल है, रेडिफ मेल भी है, हॉटमेल भी है, लिवमिंट भी है और आउटलुक भी है, राइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। 3 4 2 1, 3 4 2 1, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। क्लियर है? वेरी गुड। चलें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट हार्डवेयर आवश्यकताओं को दर्शाता है? यहाँ पर कुछ हार्डवेयर हैं, ये बता रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स द इंटरनेट हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। एक है आपका हब, ब्रिज, राउटर, मॉडेम एंड गेटवे। तो ये सारे ही आपके इंटरनेट के ही हार्डवेयर हैं। इसमें से हब का क्या काम है? जब आप लैन में सिस्टम्स को कनेक्ट करते हैं आपस में, तो वहाँ पे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस या कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस काम करती है? वो है आपकी हब। ब्रिज दो लैन को आपस में, एक लैन मान लीजिए ये है, एक लैन आपका ये है, इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या काम है? ब्रिज का काम है। राउटर, जब नेटवर्क में आप कोई भी फाइल भेजना चाहते हैं, जैसे आपने किसी वेबसाइट की रिक्वेस्ट की और वो नेटवर्क में गया, तो किस रूट से जाएगा ये कौन? जैसे आपने कोई मैसेज भेजा तो वो मैसेज आपका किस रास्ते से जाएगा, कौन सा रास्ता खाली है, कौन सा रास्ता छोटा है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? आपका राउटर, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। मॉडेम अभी हमने डिस्कस किया, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। गेटवे आपका नेटवर्क में आप ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी गेट होता है, जैसे आपको कोई भी चीज़ नेटवर्क से बाहर भेजनी है तो नेटवर्क से बाहर प्रोटेक्शन के फॉर्म में या प्रोटेक्टेड फॉर्म में आपका क्या डिलीवर करता है? गेटवे, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी। ABCDE सारे आपके क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस। नेक्स्ट है, एक नेटवर्क के संप्रेषण में प्रयुक्त नियमों के समुच्चय को कहा जाता है। अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड इन कम्युनिकेशन इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। जब हम नेटवर्क में एक मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं तो कुछ नियम इस्तेमाल किए जाते हैं, राइट। तो उन नियमों के समूह को कहा जाता है प्रोटोकॉल। जैसे आप गवर्नमेंट में भी देखते होंगे कि कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं, ये टर्म आता है ना प्रोटोकॉल, कि इस प्रोटोकॉल के तहत ये काम किया जा रहा है, मतलब इन नियमों के तहत ये काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रेफरेंस नहीं होगा, एड्रेस, इंटरफेस, ये तीनों नहीं होगा, प्रोटोकॉल। अब वो उन तीनों का सिर्फ शाब्दिक अर्थ आप जान लीजिए, बाकी उसमें कुछ इंटरनेट से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड बताने जैसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से पॉइंटिंग उपकरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉइंटिंग डिवाइस? ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक या ग्राफिक टैबलेट। इनमें से पॉइंटिंग डिवाइसेस आपकी कौन कौन सी है? तो अगर आप पॉइंटिंग डिवाइस का क्या मतलब है कि जिससे मतलब जिस पे आप टच कर सकें या जिसमें आप मतलब जिसमें पॉइंट हो। जैसे आपका आप कह सकते हैं कि अगर ट्रैक बॉल की हम बात करें तो क्या ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है? क्या ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है? या जॉयस्टिक की बात करें तो ये ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल एक माउस है, ठीक है। ट्रैक बॉल क्या है? आपका एक माउस है जो कि आपका यूज होता है। नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी आपकी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है, राइट। क्योंकि टच स्क्रीन क्या है? हम जब टच करते हैं स्क्रीन पे तो हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं, राइट। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी आपका एक माउस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ग्राफिक टैबलेट की बात करें तो ग्राफिक टैबलेट आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होगा। यहाँ पे A, B, ये C है और ये D है, राइट। तो ट्रैक बॉल आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है,
टच स्क्रीन आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक, सी अगर यहाँ पे देखें तो टच स्क्रीन में माउस और आप मॉनिटर दोनों सेम एक ही साथ काम करते हैं, तो ये एंड जॉयस्टिक ये भी आपका क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ए, बी और सी, एक्चुअली ये आई गेस नीचे रहा होगा, ये ऊपर रहा होगा, इस वजह से यहाँ पे डी और सी था। ऑप्शन में अगर आप देखें तो ए, बी, डी है, बट अगर इस सीक्वेंस में आप देखें तो यहाँ पे ए, बी, सी लिख लीजिए, राइट। तो पॉइंटिंग डिवाइस आपका कौन कौन सा है, ए, बी एंड सी, राइट। अच्छा, अगर थोड़ा सा आप और इसे वो करें तो एक ऑप्शन आपके पास ए और डी भी है, जिसमें स्पेशली ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक की बात की गई है, राइट। ए एंड डी, क्योंकि यहाँ पे डी सी था और सी डी था, तो ए और सी। टच स्क्रीन क्या है, टच स्क्रीन आपका माउस का भी काम करता है और स्क्रीन का भी काम करता है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट होगा, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस मतलब होता है कि जिसमें कर्सर हो, जो आपका माउस हो, तो ये दोनों ज़्यादा माउस है रेदर दैन दिस, तो आप ऑप्शन सेकंड भी चूज कर सकते हैं रेदर दैन ऑप्शन थर्ड, राइट। तो ऑप्शन सेकंड आपका ज़्यादा करेक्ट है रेदर दैन ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अब ये आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करता है, उदाहरण कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एडीए आपकी एक लैंग्वेज है। तो ए, बी एंड सी, ए, बी एंड सी आपके क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैकिंटोश आपका आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू एंड यूनिक्स आपका क्लोज्ड सोर्स एंड उबंटू आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्लोज्ड सोर्स ओपन सोर्स क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, IRC किसका शब्द संक्षेप है, IRC इज द एक्रोनिम ऑफ, IRC इंटरनेट रिले चैट। अब आई गेस इंटरनेट रिले चैट कोई, क्योंकि आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना आ गया है, स्टार्टिंग में जब कोई भी चैट करनी होती थी, जैसे ये कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी नई नई स्टार्ट हुई है और हमें चैट करनी है, तो हम टेली कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं टेलनेट या IRC इन सब का इस्तेमाल करते थे चैटिंग के लिए। तो इंटरनेट रिले चैट, इसमें क्या होता था कि इंटरनेट से कनेक्ट होते थे और उसके बाद जैसे हम मैसेजेस भेजते थे, उस समय इंटरनेट से जब मैसेजेस नए नए भेजना स्टार्ट हुआ था, उसके लिए आपका क्या काम करता था, IRC इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म के ही क्वेश्चन है, MIME का क्या अर्थ है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एंटिटी या मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन या मल्टीपल इंटरनेट मेल एंटिटीज। तो इसका मतलब है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, सॉरी मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नांकित में से कौन अनडू टाइपिंग का शॉर्टकट है। अनडू टाइपिंग मतलब आपने जो लिखा है उसको आपको क्या करना है, जैसे आपने कुछ यहाँ पे लिखा ABC, राइट। अब आप चाहते हैं कि ये ABC मैंने गलत लिख दिया, उसे मुझे मिटाना है, फिर से इसको ब्लैंक करना है, तो इसको मैंने क्या किया, अनडू कर दिया। तो जो जो मैंने जैसे जैसे लिखा होगा वो वैसे वैसे क्या हो गया, डिलीट हो गया, राइट। तो अगर जैसे मैंने लिखा ABC और फिर लाइन, अब ये लाइन मुझे नहीं खींचनी थी, मैंने एक बार कर दिया, ये लाइन मिट गई। फिर मुझे C भी नहीं चाहिए था, मैंने क्या किया, ये मैं क्या कर रही हूँ, अनडू। अब देखिए जो जो लाइन मैंने खींची थी, या मतलब जैसे A बनाने के लिए पहले मैंने ये लिखा और फिर ये लिखा, तो अब पहले क्या मिटेगा, जो सबसे बाद में लिखा था, दिस वन, दिस वन, दिस वन, राइट। इसको हम बोलते हैं अनडू। अब अनडू के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+Z, Ctrl+Z हम इस्तेमाल करते हैं अनडू के लिए। रीडू के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ये होता है अनडू, ये है आपका रीडू। जैसे अब मैंने A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा और लाइन, और मैंने गलती से इसको अनडू कर दिया। अब मुझे चाहिए नहीं, ये मुझे लाइन चाहिए अभी, तो मैंने रीडू कर दिया, तो ये वापस आ गई, मुझे दोबारा से लाइन खींचने की ज़रूरत
नहीं है। कंट्रोल प्लस एस किसी भी चीज़ को सेव करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? दिस वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। नेटवर्किंग के OSI मॉडल के किस स्तर पर HTTP कार्य करता है? अब हम जब डिस्कस करेंगे प्रोटोकॉल्स, OSI मॉडल किस में आता है? प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स का एक मॉडल बनाया गया है कि किस मॉडल के तहत ये प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। तो उस कौन सा मॉडल है? OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये मॉडल आपका रेफरेंस मॉडल था, सिर्फ संदर्भ के लिए बनाया गया था। जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसको हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, राइट। ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन आपका OSI, और ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल मतलब सिर्फ संदर्भ के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन सा मॉडल हुआ था जिसको हमने लागू किया था? वो है आपका TCP/IP मॉडल। ये जब प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो इसमें से OSI मॉडल की बात करें तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स थी, और TCP/IP में कितनी लेयर्स थी? 4 लेयर्स थी। और 4 लेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर पे आपका HTTP काम करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सबसे ऊपर वाली लेयर पे काम करता है, और वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर, 4th लेयर, राइट। 3rd लेयर आपकी है नेटवर्क लेयर, 1st है फिजिकल लेयर, 4th है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सिम का अर्थ है, सिम की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल आपका सिम की फुल फॉर्म है। सिम की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से किस प्रिंटर में ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग किया जाता है? ड्राई इंक पाउडर आपका लेज़र प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है। सी डॉट मैट्रिक्स में भी, थर्मल प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर, इन सब में आपके इंक वाले प्रिंटर यूज़ होते हैं, और लेज़र प्रिंटर में आपका ड्राई इंक का यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट, एक नेटवर्क के किसी, वो जो थे प्रिंटर के प्रकार थे, जब हम आगे आएंगे तो हमें पता चलेगा ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और किस तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर को हम डिवाइड करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को किससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए फायरवॉल्स का प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल्स, आज की जो 5 बजे वाली क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवेयर का पार्ट 3, जिसमें आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि मालवेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और आज ही फायरवॉल भी डिस्कस किया जाएगा और कुछ वायरसेस के नाम भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फायरवॉल एग्जैक्टली क्या होता है? फायरवॉल है आपका एक गेट कीपर की तरह नेटवर्क से आने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करता है और रोकता है। आपके सिस्टम पे जो भी नेटवर्क से ट्रैफिक आता है सबसे पहले कहाँ से होके जाता है? फायरवॉल से। अब यहाँ पे फायरवॉल आगजनी वाली तो बात होगी ही नहीं, ठीक है। ऑथराइज्ड अटैक की बात करें तो कभी भी अटैक ऑथराइज नहीं होता, अगर ये वो ऑथराइज है तो वो अटैक नहीं माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक हमला, इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक से कौन बचाता है? आपका एंटीवायरस। सिस्टम के इंटरनल अटैक से बचाने का काम है एंटीवायरस का, और बाहर से जो नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है उस ट्रैफिक को मॉनिटर करके जो भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स हैं या अनऑथराइज्ड आपकी IP एड्रेसेस हैं उनको ब्लॉक करने का काम कौन करता है? फायरवॉल। तो अनाधिकृत हमला या अनऑथराइज्ड अटैक्स से कौन आपको बचाता है? फायरवॉल बचाता है। और आंतरिक हमले से सिस्टम पे आने के बाद कौन काम करता है? आपका एंटीवायरस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, द्वितीयक भंडारण की तुलना में प्राथमिक भंडारण है। अगर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो उसकी तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है?
धीमा और कम खर्चीला, तो प्राथमिक स्टोरेज पहली बात तो तेज है, ठीक है, हाँ वो भी फ्री में ही है, मतलब पब्लिक क्लास ही है आपकी, ठीक है। प्राथमिक, देखिए फ्री में कुछ नहीं मिलता, आप लोगों को बस लगता है आपका डेटा तो जाता ही है ना, तो वो फ्री में नहीं होता। क्लास भले आपको फ्री में मिल रही है, बट आपके पास जो डेटा है वो तो खर्च हो रहा है ना, तो फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। चले, तो धीमा और कम खर्चीला, प्राथमिक मेमोरी आपकी तेज होती है, पहली बात तो ये जानिए। और प्राथमिक मेमोरी क्या है? प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं वो है आपकी रैम या रोम, ठीक है। रैम आपकी मेन मेमोरी है। ये पूछ रहे हैं कि रैम आपकी सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में क्या है? कम खर्चीली है और धीमी है? बिल्कुल नहीं। तेज और ज़्यादा खर्चीला है? तेज और कम खर्चीला है? धीमा और ज़्यादा खर्चीला है? तो हम ये कह सकते हैं तेज और ज़्यादा खर्चीला है। फास्ट है क्योंकि टेक्नोलॉजी लगेगी तभी कोई भी चीज़ फास्ट हो जाएगी, तो तेज और ज़्यादा खर्चीला है, ठीक है। 1400 की अगर आप एक हार्ड डिस्क खरीदेंगे तो 1400 की हार्ड डिस्क आपकी आ जाएगी लगभग 256 GB या 500 GB तक, ठीक है। लेकिन 1400 की अगर आप रैम खरीदेंगे तो वो आएगी 4 GB या 6 GB, ठीक है। तो ये आपकी तेज है और ज़्यादा खर्चीली है। तेज बनाने के लिए ही इस पे एक्सपेंस ज़्यादा किया गया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 50। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा क्या कहलाते हैं? अगेन ये आपका एग्जाम्पल है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ओपेरा क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? वेब सर्वर के? बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के? नहीं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? नहीं। ये है वेब ब्राउज़र। देखें, हाँ अच्छा एक चीज़ और, ये आप अगर यहाँ पे ये लगा दें, ये आपने ये ऑप्शन नहीं देखा और ये ऑप्शन आप टिक कर दें, एकदम सही होगा। ये तीनों ही क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। किस तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं? क्योंकि एक ब्रॉड नाम हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटीज़ में। तो जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हाँ, तो हाँ ये तीनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन किस टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? तो इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है इंटरनेट से जोड़ना, इस वजह से इनको कहा जाता है ब्राउज़र। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे ये इसके लिए सही है। लेकिन जैसे ही आप ब्राउज़र देखेंगे तो ये वाले ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि ब्राउज़र हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ज़्यादा करेक्ट होगा। क्लियर है? अगर फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल कहलाती है। देखें, कल हमने डिस्कस किया था, कल की क्लास अगर देखें तो वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था एडवेयर, और एडवेयर में एक छोटा सा नाम लिया था मैंने कुकीज़ का। तो कुकीज़ आपकी क्या होती हैं? कोई भी कंपनी या कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो वो वेबसाइट एक बार तो आपके सिस्टम पे लोड हुई। अब जब दोबारा आपको, क्योंकि वो वेबसाइट क्या करेगी कि दोबारा भी उसको लगेगा कि हो सकता है आज आए हैं तो दोबारा भी आए, और वो चाहेगी कि दोबारा भी आए, तो वो क्या करेगी, एक छोटा सा पोर्शन अपनी वेबसाइट का लिंक आपके सिस्टम पर छोड़ देगी, जिससे कि अब दोबारा लोड होने में उसे टाइम ना लगे। एक चीज़ तो ये कि वेबसाइट पूरी की पूरी दोबारा, मतलब पहली बार जब आप किसी भी चीज़ को लोड करते हैं तो उससे पहले सर्च करना पड़ता है, उसका एड्रेस ढूंढना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम, कुछ सेकंड ज़्यादा लगता है। अब वो एड्रेस अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी रखा होगा तो उसको सर्च करने में कम टाइम लगेगा, लोड करने में कम टाइम लगेगा। तो ये एक फ़ाइल, टेक्स्ट फाइल जो है वो उसने आपके सिस्टम पर छोड़ दी कि आप नेक्स्ट टाइम पे अगर कोई नोटिफिकेशन होगा या कुछ होगा तो हम आपको भेज सकते हैं। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे आना चाहें तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको बार बार हर चीज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आपके सिस्टम पे हैं, कुछ चीज़ें बस लोड करनी है, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया कि कुकीज़ आपके सिस्टम पे सेव कर दी जाती हैं। दूसरा रीज़न कि जो भी आपके वेबसाइट्स हैं या जो भी आपके कंपनीज़ हैं जिनकी वेबसाइट्स आप ओपन कर रहे हो, वो आपके बारे में कुछ जानना भी चाहती हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद है, किस तरह की चीज़ें आप
खरीदना चाहते हैं या फिर बेचना चाहते हैं या फिर जो भी ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए वो आपकी प्रेफरेंसेस और नॉन प्रेफरेंसेस की भी जानकारी रखना चाहती हैं। इसीलिए आप देखिए जितनी भी वेबसाइट्स आप खोलते हैं उसमें लास्ट में आता है कुकीज़, कस्टम सेटिंग्स या तो एक्सेप्ट या कस्टम सेटिंग। मतलब ये वेबसाइट कुछ कुकीज़ सेव करना चाहती है, या तो पूरी की पूरी एक्सेप्ट कर लीजिए या कस्टम करके, मतलब कुछ ना कुछ तो सेव करके जाएगा ये, राइट। आजकल तो कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कंफर्म है कि अगर आप उसको ओपन करें तो पहले कुकीज़ उनका एक्सेप्ट करें, उसके बाद ही वो ओपन होंगी, राइट। ये एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ जब भी वेबसाइट खोलें ध्यान दीजिए, नीचे आपको एक पॉपअप बॉक्स आता है या ऊपर आपका पॉपअप बॉक्स आ गया कि जिसमें लिखा रहता है कि दिस वेबसाइट वांट टू सेव सम कुकीज़ ऑन योर सिस्टम, एक्सेप्ट या कस्टम सेटिंग या रिजेक्ट या कुछ कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुकीज़, राइट। हिस्ट्री, लॉग, रिपोर्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं कुकीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। डैश कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाता है, इनमें से कौन सा त्रुटि को दर्शाता है? कि कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई त्रुटि हो गई, कोई एरर हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम अगर आप बना रहे हैं और उसमें कोई अगर गलती हो गई, गलती मतलब मिस्टेक, जैसे आप कुछ लिख रहे हो टाइपिंग एरर हो गया, या आपने a+b करना है और आपने a-b सिंटेक्स एरर कर दिया, किसी भी तरह की गलती कर दी, तो उसको वायरस तो नहीं कहेंगे, राइट। वो आपके सिस्टम को तो नुकसान पहुंचा नहीं रहा। बिट मेमोरी यूनिट कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर की स्मृति की। स्पैम आपके अनचाहे मैसेजेस हैं, तो उसको हम बोलते हैं बग या एरर, बग या एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच, डॉट्स इंच पर लिख दिया है, ये डॉट्स पर इंच होना चाहिए, ठीक है, DPI। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये यहाँ होना चाहिए था और ये यहाँ होना चाहिए था, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था, रिपीटेड क्वेश्चन मिल गया आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट हैं? अगेन अभी हमने क्या डिस्कस किया था? इमेज फाइल फॉर्मेट। अब इनमें से कौन सा ऑडियो फाइल फॉर्मेट है ये आपको बताना है। तो WAV जिसको हम बोलते हैं वेव फॉर्म, AAC, WMV होगा यहाँ पे, वाई नहीं, WMV ये विंडो मीडिया है, और .FLV ये आपका वीडियो फाइल है। तो WMV और FLV ये दोनों ही आपके क्या हैं? वीडियो फाइल्स हैं। वेव फॉर्म और AAC ऑडियो कोडक आपका क्या है? ये दोनों ही आपके ऑडियो फाइल्स हैं। तो A और B ये, अच्छा ये चीज़ हो सकता है अभी आपको लगे कि ये कैसे पता चलेगा या क्या, तो जैसे ही एक क्लास हो जाएगी आपकी फाइल फॉर्मेट वाली, उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस तो आपके लिए आसान, बिल्कुल एक ही बार में आपके लिए कि हाँ देखते ही आप बताएंगे कि ये ऑडियो फाइल है, ये वीडियो फाइल है, ये इमेज फाइल है, राइट। सिर्फ पढ़ने की बात है, और क्या पढ़ना है वो प्रीवियस ईयर से पता चलता है। तो ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये अनुमान आप खुद लगाएं। एक कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है तो एड्रेसों की कुल संख्या होगी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसके लिए आपको थोड़ी सी 2-3 क्लासेस मेमोरी यूनिट नंबर सिस्टम पे करनी पड़ेंगी। ये कह रहे हैं एक कंप्यूटर में यदि 8 बिट्स मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिट मेमोरी में एड्रेस के लिए उपयोग होता है, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी? एड्रेस की कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो देखें इस जगह को हम या तो एड्रेस लिखने के लिए 0 लिख सकते हैं यहाँ पे, या तो 1। इस जगह को हम कितनी तरह से भर सकते हैं? 2। ये क्या है? गणित। ये पूरी की तरह गणित है, बस थोड़ा सा 8 टोटल बिट्स हैं। 8 बिट्स में से पहली बिट में या तो 0 या तो 1 लिख सकते हैं हम, है ना। तो कितनी तरह से भर सकते हैं? 2 तरह से। यहाँ पे भी या तो 0 लिखेंगे या तो 1, मतलब एक एड्रेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक एड्रेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब एक जगह पे यहाँ पे हम 0 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसको भी 2 तरह से, इसको भी 2 तरह से,
सबको दो दो तरह से भरा जा सकता है, तो सारे दो आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2 की घात 8। और जैसे ही आप 2 की घात 8 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 256। तो ये हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 की घात 8 का मतलब है 2 को 8 बार आपस में गुणा करना। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। क्या आंसर हो जाएगा आपका 256। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के संबंध में अल्पतम रूप में मेल खाता है? 1 मेगाबाइट। अब ये पूछ रहे हैं कि अल्पतम रूप में कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है 1 मेगाबाइट। अब आप बताएं 1 मेगाबाइट में क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है, राइट। ये किस में पूछ रहे हैं? बिट्स में, बाइट में नहीं पूछ रहे हैं, बिट्स में पूछ रहे हैं। 1024 किलोबाइट, और हमें पता है 1000 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट। अब इस बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होती हैं। तो 1024 गुणे 1024 गुणे 8 यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो परफेक्ट है, मतलब ये सुमेलित है। हमें क्या ढूंढना है? जो मैच नहीं करता है, लीस्ट मैच। नेक्स्ट है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पर S का मतलब है सिक्योर, ना कि स्टैंडर्ड। बस ये आपको पता होना चाहिए, और ये तब पता होगा जब आप रेगुलर क्लासेस करेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपकी रेगुलर क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। HTTP, HTTPS, S की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर। नेक्स्ट है www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी सही मैच है। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी सही मैच है। तो अब सही आंसर कौन सा है? ये वाला। कौन सा कम मैच कर रहा है? दिस वन। तो सही आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है और अनुदेशों को संसाधित करने के लिए उत्तरदायी है? सबसे आसान क्वेश्चन मुझे लगता है 2018 का पूछा गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं बताना। ये आजकल मेरा बेटा नर्सरी में है, वो पढ़ रहा है द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU। ठीक है, चलें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा विकल्प डिजिटल संचार प्रणाली के बारे में निम्नलिखित वाक्यों में लघु, लंबी, निम्न, उच्च शब्द भरकर पूरा करेगा? मतलब आपके पास 4 शब्द हैं, लघु, लंबी, निम्न, उच्च। 4 रिक्त स्थान हैं, इनमें वो चारों चीज़ों को आपको फिल करना है। तो एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी में पढ़ते हैं। ब्लूटूथ, ये तो मुझे सिर्फ 2 ही रिक्त स्थान दिख रहे हैं, चले देखते हैं। ब्लूटूथ इज़ अ डैश रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट इज़ यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस टुगेदर फॉर डेटा ट्रांसफर। ब्लूटूथ इज़ डैश कॉस्ट मीन्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। सी, ब्लूटूथ एक लघु रेंज की वायरलेस टेक्नोलॉजी है। लघु रेंज की वायरलेस, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना कि लघु रेंज की, शॉर्ट रेंज, क्योंकि वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और जब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो अपना पर्सनल स्पेस हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं कि कोई भी उसको इस्तेमाल करे, राइट। तो ये 10 से 12 मीटर की रेंज या 33 फीट की मीटर के रेंज में ही आपकी रहेगी। तो लघु रेंज तो होगा। ब्लूटूथ क्या है? लघु रेंज। तो जो लंबी वाली बात आ जाएगी वो तो ख़त्म है। It is used to connect devices together for data transfer. Bluetooth is a dash cost means of data transfer. Bluetooth आंकड़ों के अंतरण का कम लागत वाला एक साधन है। आप बताएं, ब्लूटूथ से जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है आपकी? बिल्कुल भी नहीं, कोई कॉस्ट नहीं आती। तो निम्न कॉस्ट, ठीक है, लघु कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, ईमेल संदेश के साथ सम्मिलित की जाने वाली कंप्यूटर प्रदत्त फाइलों को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? जब ईमेल संदेश है उसमें हम कुछ फाइल्स को अपने साथ उस ईमेल के साथ जोड़ते हैं, चाहे वो ईमेल संदेश हो, चाहे वो व्हाट्सएप संदेश हो, चाहे वो फेसबुक संदेश हो, किसी भी तरह का संदेश है। उसमें जब हम कोई फाइल जोड़ते हैं, जोड़ने का मतलब, अब जैसे आपको व्हाट्सएप पे, अब ईमेल मान लीजिए आपने नहीं इस्तेमाल किया है, तो व्हाट्सएप की बात करते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आपको कोई एक इमेज भेजनी है तो आप क्या करते हैं? वो ऐसे वाला जो बना आइकन बना होता है उस पर क्लिक करते हैं और फाइल भेज देते हैं। तो इस आइकन को क्या कहा जाता है?
इसी आइकन से तो फाइल को जोड़ा जा रहा है, अटैच किया जा रहा है, तो अटैच कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, अटैचमेंट। कार्बन कॉपी ईमेल में होती है जब आपको ईमेल की कॉपी भेजनी है। स्पैम मेल्स, स्पैम नाम का एक फोल्डर है, जब अनचाहे मैसेजेस आते हैं तो उसमें जाते हैं और कुछ स्पैम मेल्स आपके इनबॉक्स में भी आते हैं। कुकीज़ अभी हमने डिस्कस की हैं। कोई भी वेबसाइट अपना एक लिंक टेक्स्ट फॉर्म में आपके सिस्टम पे सेव कर देती है, जिससे नेक्स्ट टाइम अगर आप खोलें तो वो आसानी से खुल जाए और कुछ आपके लाइक डिसलाइक प्रेफरेंसेस नॉन प्रेफरेंसेस भी उस कंपनी को पता चलते रहें। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अटैचमेंट। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और 2018 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आईसीटी से पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो कम्युनिकेशन के होंगे। 2018 में कम्युनिकेशन के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे 2019, 20, 21, 22, 23 में आईसीटी और कम्युनिकेशन से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, कल की क्लास अगर आपने देखी हो तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। अब यहाँ पे ये आपकी है एक्सेल शीट, ठीक है, या ये है, इस ब्लॉक को बोलते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5। ये है आपका B1, B2, B3, B4 और B5। इसी तरह से ये है C1, C2, C3, C4 और C5। ये अंडरस्टूड है कि इन ब्लॉक्स का नाम यही है। अब इन ब्लॉक्स में कुछ डेटा स्टोर कर दिया है, तो अगर 20 देखेंगे तो 20 कहाँ स्टोर है, A2 में स्टोर है। 16 कहाँ है, B1 में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई है। समीकरण है B2 बराबर, यहीं पे लिखते हैं, समीकरण क्या दिया है, B2 बराबर A2 प्लस $B$1। ठीक है, $B$1। नाउ अब B2 किसके बराबर है, दिस वन। पिछली बार जब आपने ये प्रश्न देखा था तो आपको सिर्फ B1 मिला था, A2 प्लस B1। इस बार ये साइन भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब इस साइन का मतलब होता है रेफरेंस, या इस साइन का मतलब है कि हमने इसको रेफरेंस दिया है, इसको प्रेफर किया है, तो अब ये फिक्स हो गया। क्या फिक्स किया है हमने, इस डॉलर साइन को, कोई भी डॉलर साइन अगर मैंने सिर्फ ये लिखा $B1, तो डॉलर किसके आगे लगाया, मैंने B के आगे लगाया है, तो किसको फिक्स कर दिया अभी मैंने, B को, राइट। तो यहाँ पे $B1, ठीक है। तो यहाँ पे अब अगर मैंने सिर्फ $B1 लिखा है तो B फिक्स हो जाएगा और ये 1 फिक्स नहीं, इसकी जगह पे 1 2 3 4 होता रहेगा। लेकिन अगर मैंने इसके आगे भी डॉलर लगा दिया जैसे कि यहाँ पे, तो अब B भी फिक्स है, 1 भी फिक्स है। अब इसकी वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन ये वैल्यू से B1 ही रहेगा, इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब B2 में क्या आएगा, B2 में आएगा A2 20 है प्लस B1 कितना है 16, मतलब 36। तो B2 में आ गया 36, B2 में आ गया आपका 36। B3 में क्या आएगा, और इसको हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ें। B5 का मान क्या होना चाहिए, तो हमें B2, B3, B4, B5, तो अब हम अगर B3 का मान निकालने लगेंगे तो B3 में आ जाएगा आपका A2 प्लस B1, क्योंकि इसको हमने कर दिया है फिक्स, ठीक है। इस B को भी फिक्स कर दिया, इस 1 को भी हमने फिक्स कर दिया। तो अब सॉरी, यहाँ पे A2 नहीं A3 होगा, A3 प्लस B1। B3 में जब आए तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस B1। A3 कितना है 8 और B1 कितना है 16, 16 और 8 24, ठीक है। अब B4 की जब बात करेंगे तो B4 बराबर A4 प्लस $B$1। तो A4 की बात करेंगे तो 12 धन 16, तो कितना हो जाएगा आपका 28, ठीक है। A5 की अगर हम बात करेंगे तो 0 प्लस 16, B5 बराबर A5 प्लस, क्योंकि इसको जब भी हम डॉलर साइन लगाएंगे, इस डॉलर साइन का मतलब और कुछ भी नहीं है, इस डॉलर साइन का मतलब सिर्फ ये है कि अब इन वैल्यूज़ को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। B रहेगा, 1 1 रहेगा। कभी भी हम सॉल्व करेंगे तो A को हम चेंज करते रहेंगे लेकिन अब इसकी वैल्यू वही रहेगी, फिक्स रहेगी। तो A 0 और B 1, A5 एंड
B1 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, कितना आ गया 16। तो B5 का ही मान हमसे पूछा है, B5 का मान कितना होगा 16। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्लियर है, करेक्ट है। ठीक है, 16। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें टीचर्स एकेडमी को, क्योंकि डेली आपको यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी यहाँ पर। दूसरी चीज़, प्लीज़ प्रैक्टिस करें, फोकस करें, कहीं से भी पढ़ें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिस प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा रही हूँ या जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम है उसी पे, बेस्ट टीम से पढ़ें। अगर आपको समझ में आता है तो हमारी टीम से पढ़ें, क्योंकि ये टीम भी इंडिया की बेस्ट टीम है। और दूसरी चीज़ कि प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा सॉल्व करते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर मोस्ट हेल्पफुल होते हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, आप अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि पृथ्वी पर कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर पृथ्वी पर रहना है तो सबसे अच्छी चीज़ सिर्फ पढ़ाई है। आप और चीज़ों में कंपेयर करें तो सबसे अच्छी चीज़ है पढ़ाई। तो हम हमेशा अपने लिए बेस्ट चाहते हैं, तो पढ़ना भी बेस्ट है, इसलिए हम पढ़ाई करेंगे और सिंसियर होकर पढ़ाई करेंगे। सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। अगर हमें एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है या फिर हमें नॉलेज बढ़ानी है, उसके लिए हमारे पास बहुत टाइम है। अभी फ़िलहाल हमें फोकस करना है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर दिसंबर में। मैं चाहती हूँ जितने लोग टीचर्स एकेडमी से जुड़े उन सबका फर्स्ट पेपर क्लियर हो। बस मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। डेली लाइव क्लासेस जो होती हैं वो आपको अटेंड करनी है, और साथ ही साथ अगर आपने कोर्स परचेज़ किया है तो वेल एंड बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बेस्ट टीम मिल रही है जो कि आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस दोनों बताएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। फिर से नई क्लास में मिलेंगे हम लोग, जिसमें 2019 के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और देखिएगा 2019 के क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर आपने ये 2 क्लासेस 2018 वाली ज्वाइन की हैं, देखी हैं, तो 2019 का पेपर आपको लगेगा कि पेपर रिपीट होता है और आपको मेरी बात सही लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे।